हेलो, माय नेम इज़ आकाश शाह, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम पीजीएमईआर कोलकाता। सो आज की इस वीडियो में हम जो नीट यूजी 2023 आ रहा है सेकेंड मई को, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि उस एग्ज़ाम के दिन हमें कैसा प्रिपरेशन लेना चाहिए कि हमारा माइंडसेट ठीक रहे एंड एग्ज़ाम के दौरान हमें अच्छी तरीके से एक गाइडेंस मिले कि कब कितना पोर्शन हमें पेपर का ख़त्म करना चाहिए एंड हमारा हेल्थ भी ठीक रहे एंड माइंडसेट हमारा 100% दे सके एग्ज़ाम के दौरान। सो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, तुम्हारा एग्ज़ाम शुरू होगा दोपहर 2 बजे से। तो तुम्हें कोशिश करना चाहिए कि 12 बजे के अंदर एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाओ। फिर एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने के बाद एक जगह देख के, शेल्टर देख के, ठंडे जगह में तुम चुपचाप बैठे रहो। ज़्यादा इधर उधर घूमना फिरना मत, क्योंकि ये गर्मी का सीज़न है। तो अगर तुम ज़्यादा धूप में घूमोगे तो तुम्हारा बाद में तबीयत ख़राब हो सकता है एंड तुम्हारा जो एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस है उसमें इफेक्ट पड़ सकता है। तो कोशिश करना कि काम माइंड में एक जगह पे बैठे रहो। फिर प्रॉपर अमाउंट में तुम्हें पानी पीते रहना चाहिए एंड एग्ज़ाम के पहले फ्रेश होके जाओ एंड कुछ फ्रूट्स और चॉकलेट्स ऐसा कुछ खा के एग्ज़ाम देना जाओ कि तुम्हारा हेल्थ ठीक रहे। अब देखो, एग्ज़ाम के दिन मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट आता है, मान लो 1 बजे से गेट खुला, तो 1 बजे से एंट्री शुरू होगा, तो 1 बजे से एंट्री शुरू होने के पहले ही 12 बजे, साढ़े 12 बजे से सब लाइन में खड़ा हो जाता है कि आगे जाना है एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने के लिए। तो देखो, मेरा ख्याल से इसमें कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली सभी मिनिमम आधा घंटा पहले एग्ज़ाम हॉल में जो सीट है तुम्हारा उस सीट में पहुंच जाओगे। तो ज़्यादा ऐसा लाइन में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हें तबीयत ख़राब हो सकता है, क्योंकि एक तो धूप है बाहर बहुत ही, उससे तुम्हारा हेडेक हो सकता है और फिर लाइन में खड़ा रहना बहुत ही हेक्टिक है। तो अवॉइड करो लाइन में पहले से खड़े रहना। जब एंट्री शुरू होगा तभी तुम लाइन में खड़े हो जाओ एंड एक एक करके तुम ठीक ही तुम्हारा सीट में पहुंच जाओगे। तो तुम्हारा सीट में एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने के बाद तुम्हारा जो सीट है उधर शांत बैठे रहो। ज़्यादा किसी से बात करना कोई मैंडेटरी नहीं है। चुपचाप अपने सीट में ही बैठे रहो एंड सीट में तुम खुद के अंदर झाँक के देखो कि तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा है एंड खुद को कॉन्फिडेंस दो कि जो भी आएगा ईज़ी आएगा एंड तुम्हें सब कुछ आएगा। और हार्ड आएगा भी तो सबके लिए हार्ड है एंड तुम्हारा प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तुमने इतना दिन पढ़ाई जो किया है। तो पहले ही तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश करो एंड एग्ज़ाम शुरू होने के 15 मिनट पहले ही एक वार्निंग दे देता है कि तुम किसी को बाथरूम जाना है तो जाके आओ। तो तुम उस टाइम में एक बार जाके आना ज़रूर, तुम फ्रेश रहोगे। फिर देखो, एग्ज़ाम शुरू होने के बाद तुम्हारा जो पेपर दिया जाएगा एग्ज़ाम का, जो ओएमआर शीट एंड तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। तो देखो, पहले ट्राई करो कि जो कुछ ओएमआर शीट में लिखना वो केयरफुली लिखना। देखो, एग्ज़ाम जो तुम्हारा एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें भी तुम्हारा नाम, इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन में तुम एग्ज़ाम देने गए उसका नाम, फिर रोल नंबर, ऐसा कुछ लिखना होता है। उसमें ज़्यादा गौर मत करो, उसे रफली लिख लो। लेकिन ओएमआर शीट में तुम्हें जो लिखना पड़ेगा, जो रोल नंबर, तुम्हारा जो एग्ज़ाम का जो पेपर है उसका जो कोड, देखो ABCD ऐसा कुछ करके तुम्हारा एग्जाम कोड, पेपर कोड होता है। तो तुम्हारा जो रोल नंबर है एंड जो तुम्हारा पेपर का कोड है, ये बहुत ही केयरफुली लिखना। हो सके तो इसको 2 मिनट 3 मिनट तक भी लिखना, लेकिन बहुत केयरफुली लिखना, क्योंकि अगर ये गलत हो जाए तो तुम्हारा पूरा पेपर ही कैंसिल है। मतलब कोई देने का फ़ायदा ही नहीं है। रोल नंबर अगर गलत लिख दिया और पेपर कोड अलग लिख दिया तो रोल नंबर एंड पेपर कोड ये बहुत ही केयरफुली से लिखना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट में, जो तुम्हारा 3 सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो कौन सा सब्जेक्ट में कितना टाइम देना चाहिए, कैसे तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देखो, 180 मार्क्स का फिजिक्स होता है, 180 केमिस्ट्री एंड 360 का तुम्हारा बायोलॉजी है। जो तुम्हारा बायोलॉजी 360 मार्क्स का है, ये तुम्हारा जो लाइफ है पूरा 360 रोटेट कर देगा। मतलब यही तुम्हारा बिगेस्ट पोर्शन है तुम्हारा एग्जाम का एंड इसे ही तुम्हें पहले करना चाहिए। मेरा मानो तो पहले ही करना चाहिए, क्योंकि इसे तुम अगर कंप्लीट करोगे, और बायोलॉजी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह, इसे तुम आगे करोगे, पहले करोगे, तो तुम्हारा एक पहले से ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ मैंने इतना क्वेश्चन कर लिया है। तो देखो, बायोलॉजी के लिए अब तो 2 पार्ट में डिवाइड होकर आता है कि जूलॉजी और बोटानी। तो देखो, तुम क्या करना कि देखो, दो ऑर्डर में करने की कोशिश करना, मतलब दो राउंड में। देखो, पहले देखो मिनिमम 30, पहले राउंड में मिनिमम 30 से 45 मिनट में तुम्हारा पूरा जूलॉजी एंड जो बोटानी है उसका पोर्शन का सभी क्वेश्चन एक बार रीड करके करते चलो। क्वेश्चन में टिक करते चलो कि किसका कौन सा आंसर है।
एक एक करके, जो तुम्हें ना आए उस दौरान, एक बार में माइंड में क्लिक ना किया, एक दो बार में तुम कोशिश किए लेकिन क्लिक नहीं किया माइंड में, तो उसे छोड़ दो, उसका एक मार्किंग करो कि ये क्वेश्चन रह गया है, मैंने कोशिश किया था, कि मैंने कोशिश किया था लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। तो ऐसे करके फर्स्ट फर्स्ट पर 30 से 40 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करो पूरा बायोलॉजी का। एंड फिर एक सेकंड राउंड 15 मिनट का दो, जिस क्वेश्चन को तुम्हें नहीं आया, और जो क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, टेबुलर फॉर्म में जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है और एक्सेप्शन रीजन आता है, तो जो सोचना पड़ेगा कि ये हो सकता है, तो वो वाला, उस तरीके का क्वेश्चन तुम्हें जो नेक्स्ट 15 मिनट है, वो नेक्स्ट 15 मिनट में तुम कोशिश करो कि वो वाला क्वेश्चन करो। आप दो राउंड हो चुका है, पहले 30 से 45 मिनट एंड फिर सेकंड राउंड 15 मिनट का। तो आप इसके बाद तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन हुआ है, तो तुम ओएमआर शीट में एक एक करके फिल करते चलो। तो पूरा तुम्हारा बायोलॉजी पोर्शन फिल हो गया ओएमआर शीट में। फिर तुम कोशिश करो कि अगर केमिस्ट्री तुम्हारा स्ट्रांग है तो केमिस्ट्री, और फिजिक्स स्ट्रांग है तो फिजिक्स कर दो दोनों। मैंने देखा है कि कोई कोई एक फिजिक्स का क्वेश्चन किया और फिर ब्लड के देख लिया कि देखो तो केमिस्ट्री में क्या आया है, तो केमिस्ट्री करने चला गया। तो ऐसा तुम्हारा माइंड भी डाइवर्ट हो सकता है, एंड तुम्हें जो उसका फॉर्मूला है, जो तरह तरह के रूल है, तो उसमें तुम्हें कन्फ्यूज हो सकते हो। सो ट्राई करो कि एक टाइम में एक ही पोर्शन, एक ही सब्जेक्ट करो। अगर मान लो तुम्हारा केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो पहले केमिस्ट्री करो। तो देखो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में एक रूल मान के चलो कि छोड़ना सीखो, कि तुम छोड़ते चलो। मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर छोड़ के आ गए। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम एक क्वेश्चन में तुम्हें ईगो लग गया, उस क्वेश्चन में करने को बैठ गए कि 10 मिनट हो 20 मिनट कट गया कि मैं करके ही रहूँगा, ऐसा मत करो। तुम्हें जो क्वेश्चन इजी लगे, इस केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी दो राउंड में बांट दो। अगर मैंने मान के चला मेरा केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो मैं बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री करूंगा, और केमिस्ट्री को भी दो राउंड में मैं डिवाइड करूंगा। पहले का फर्स्ट राउंड 20 मिनट एंड सेकंड राउंड 25 मिनट। देखो, केमिस्ट्री फिजिक्स की तुलना में कैलकुलेशन कम है, एंड 50% की 60% थ्योरी बेस बोल सकते हो, एंड जो फिजिकल वाला पार्ट आता है केमिस्ट्री का, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। तो मोटा मोटी मान के चलो तो 70% नॉन कैलकुलेटिव पार्ट ही है। तो इसके लिए मैं टोटल केमिस्ट्री को 45 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो पहले राउंड में तुम ऐसे क्वेश्चन करो जिसमें सिर्फ तुम मान लो इनऑर्गेनिक पार्ट का और ऑर्गेनिक पार्ट का जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन का आंसर लिख दे, और इनऑर्गेनिक पार्ट का कोई पूछा तो उसका फटक से आंसर हो गया। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन तुम ट्राई करो पहले के 20 मिनट में। फिर तुम्हारे पास आता है सेकेंड राउंड का 25 मिनट। तो इस 25 मिनट में तुम जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट करो। जो तुम्हें हार्ड लगा है पहले राउंड में, तो वो हार्ड जो छोड़ के गया है वो हार्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इसे दो राउंड में डिवाइड करने से फायदा एक होता है कि पहले राउंड में तुमने इजी क्वेश्चन तो कर लिए, इसके लिए इसकी वजह से धरो मान लो 45 क्वेश्चन है, तो तुम्हारा 20 क्वेश्चन पहले राउंड में ही बन गया, तो एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, मैं 20 क्वेश्चन कर चुका हूँ, और जो बचा है वो मैं ट्राई करूँगा तो हो जाएगा, और टाइम भी कम लगा। और एक व्यू में तुम्हारा कितना किस किस पोर्शन से तुम्हारा क्वेश्चन आया है, तुम एक बार रिव्यू भी हो जाएगा। अगर तुम सारे क्वेश्चन एक एक करके करते चलोगे, मान लो तुम इधर एक क्वेश्चन करने बैठ के, लेंदी क्वेश्चन इतना आता है लेकिन लेंदी क्वेश्चन है, इसके चक्कर में लास्ट में टाइम नहीं मिला। इजी क्वेश्चन था जो एक बार में ही हो जाता, तुम वो छोड़ के चले आए क्यों टाइम ही नहीं मिला। लेकिन याद रखना, हर क्वेश्चन का ही मार्क्स 4 ही है, वो एक बार में हो जाए और ज़्यादा कैलकुलेशन करके ये तुम्हें 4 मार्क्स ही मिलेगा। तो इसके लिए मेरा सलाह मानो तो दो राउंड में करो, इससे तुम्हारा पूरा क्वेश्चन भी रिव्यू हो जाएगा, एंड जो तुम्हें एक बार में जो छोटा छोटा क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। फिर जो तुम्हारा मान लो फर्स्ट राउंड में भी छोटा क्वेश्चन कर लिया, सेकंड राउंड में भी जो क्वेश्चन है ये आता है हार्ड वाला और बड़ा वाला, वो भी कुछ कर लिए, फिर भी कुछ बच गया, तो उस क्वेश्चन को उधर ही छोड़ दो। मतलब नहीं करना है अभी। अभी जो जितना हुआ है को तुम्हें ओएमआर शीट में मार्क कर लेना है। तो ऐसे करके तुम्हारा नेक्स्ट 45 मिनट में केमिस्ट्री हो गया। अब तुम जाओ तुम्हारा फिजिक्स की तरफ। देखो, फिजिक्स में भी फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करो। फिजिक्स सबका ही वीक होता है, मान लो 80% का तो वीक ही है। तो कोशिश करो कि फिजिक्स में जो फर्स्ट राउंड में 25 मिनट एंड सेकंड राउंड में 35 मिनट। तो फर्स्ट 25 मिनट जो है, तो इस फर्स्ट 25 मिनट में तुम छोटा छोटा फिजिक्स का जो नॉन कैलकुलेटिव होता है और एक बार में ही हो जाता है, और तुम्हें रिसेंटली किया है और तुम्हें उस तरह का क्वेश्चन तुम्हें ईजी लगता है, हो जाता है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुम करते चलो। तो फर्स्ट राउंड में एक बार में तुमने देख भी लिया, और तुम्हारा जो आता था ईजी होता है वो क्वेश्चन भी तुम्हारा हो गया। फिर सेकेंड राउंड 35 मिनट है। इस राउंड में तुम्हें करना है कि ज़्यादा लेंदी वाला क्वेश्चन, और जो तुम्हें फर्स्ट राउंड में नहीं आया, एक बार देख के समझ में नहीं आया कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो इस तरह का क्वेश्चन तुम करते चलो। फिर दो राउंड होने जाने के बाद वही मशीट को फिल कर लो। तो अब तुम्हारा बायोलॉजी भी कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया, फिजिक्स भी हो गया। लेकिन अब भी तुम्हारे पास 35 मिनट बचा है। तो इस 35 मिनट में तुम फिर चले जाओ बायोलॉजी के पास। बायोलॉजी के पास जाने के बाद जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को ट्राई करो कि तुम, दोनों चार ऑप्शन होता है, तो चार में से अगर तुमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, तो
एक तुम कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो कि तुम्हें वो आंसर करना है कि जो बाकी दो बचा है उसमें से कौन सा हो सकता है, तो इस करके तुम आंसर कर सकते हो। क्योंकि जनरली अगर तुम 50% ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो तो तुम एक तुक्का जैसा लगा भी सकते हो। लेकिन मैं वीडियो में आगे बात करूंगा कि कब तुम्हें तुक्का लगाना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए और कैसे कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। तो देखो, जो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आया तो फिर पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिला के तुम कोशिश करो कि कौन सा हो रहा है। और अगर किसी क्वेश्चन में मान लो तुम्हें 50% को आंसर को एलिमिनेट कर दिया हो, और तो तुम बाकी जो दोनों बचा है ऑप्शन तुम उसमें से जा सकते हो। और फिजिक्स के केस में देखो, एक तुमने किया है मान लो, एक का कैलकुलेशन किया है, तुम्हें ऑप्शन ऑप्शन में दिया है, मान लो आंसर है तुम्हारा जो कैलकुलेशन करके आया है उसका आंसर है 2.23, और ऑप्शन में दिया है 2.27 और 2.25 ऐसा कुछ। तो तुम इस केस में ज़्यादा रिस्क मत लो, मतलब ये हाई रिस्क वाला है। लेकिन अगर तुम्हारा 2.23 तुम्हारा कैलकुलेशन करके आया है, एक आता है 2.27 और एक आता है 3, तो तुम 2.27 को मार्क कर सकते हो। तो ऐसा कैलकुलेटिव रिस्क लो। और देखो कि तुम हाई रिस्क कब ले सकते हो, मतलब क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा है, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था, अगर ऐसा थॉट आ रहा है किसी क्वेश्चन में कि मैंने कभी मैथ किया था फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, तो उसका शायद आंसर ए था, या और ऐसे प्रोसेस से करते हैं उसको, चलो करके देखते हैं, हुआ भी नहीं हुआ। तो ये तुम कब कर सकते हो, अगर तुम्हारा मान लो तुम जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से हो, तो तुम्हारा मान लो तुम टोटल 140 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, 140 और उससे कम। और एससी हो तो 110 से कम, एंड एसटी कैटेगरी के लिए 55 क्वेश्चन से कम अगर तुम सॉल्व किया हो, तो तुम ऐसा हाई रिस्क तुक्का लगा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा ऑलरेडी 150 160 क्वेश्चन आंसर कर चुके हो, तो तुम ऐसा रिस्क मत लो, इसे नुकसान ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुक्के लगाने से कोई श्योरिटी नहीं कि तुम वो आंसर हो सकता है। सारे भी गलत हो सकता है, सारे भी सही हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में गलत ही हो जाता है, और स्ट्रेस वाला सिचुएशन तो है ही। तो तुम कोशिश करना कि अगर तुक्का लगा रहे हो, अगर तुम्हारा ज़्यादा अमाउंट में 180 क्वेश्चन में से तुम्हारा 160 170 ऐसा कुछ बन गया है, तो तुम क्या एक तुक्के लगाने से पहले, अगर तुम जो 50-50 केस है तो उस केस में तुम तुक्का लगा सकते हो। लेकिन अगर तुम एकदम मार्जिन में हो, मतलब 160 क्वेश्चन हुआ है, 150 क्वेश्चन, तो उस केस में मेरा मानो तो तुक्का ना लगाना ही बेटर है, क्योंकि उससे तुम्हारा मार्क्स कम हो सकता है। मान लो आजकल तो एक मार्क्स में जो नीचे वाला रैंक चांस रैंक होता है, क्वालिफाइंग रैंक्स, तो उसमें तो एक नंबर में 2000 1500 करके भी स्टूडेंट रहता है, तो उस केस में तुम्हारा एक एक नंबर मैटर करता है, तो तुम तुक्का मत लगाओ। और तुम्हारा क्वेश्चन जो 140 क्वेश्चन और 110 और 55 जो जनरल एससी एंड एसटी के लिए बताया, इस केस में तुम तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि अगर तुम 140 और 110 और 55 ओबीसी जनरल और एससी एसटी के केस में होगा, तो कम ही रिस्क है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो इसके वजह से तुम तुक्का लगा के कुछ ठीक भी हो जाए, तो तुम हो सकता है तुम्हारा क्वालिफाई हो जाए, तो तुम तुक्का लगा सकते हो। और फिर कोई कोई क्वेश्चन को तुक्का लगाने से पहले एक बार वो क्वेश्चन को ज़रूर रीड कर लेना। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन भी नहीं देखा तुम्हें जस्ट ओएमआर शीट में फिल कर दिया, ऐसा मत करो, क्योंकि ये बहुत ही रिस्क है, एंड इससे तुम्हारा मार्क्स खराब ही होगा। पॉजिटिव साइड इसका कुछ भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो तुम्हारा एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, होप तुम्हारा जो ड्रीम कॉलेज है तुम्हें ज़रूर मिले। सो थैंक यू।